न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहले हीट को डिफाइन करें। देखो हीट की कई डेफिनेशन है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डन। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। यानी दो बॉडीज़ के टेम्परेचर में डिफरेंस है तो उनके बीच में जो एनर्जी फ्लो हो रही होगी, है ना, दैट एनर्जी इज हीट एनर्जी। और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा, यू नो इट वेरी वेल, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होगा। Also we can say that heat is the form of energy which result the change in temperature of a body, है ना। हीट एनर्जी है बट उसके रिजल्ट्स क्या है वो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बन रही है। यूनिट क्या होगी हीट की? कैलोरी, सीजीएस यूनिट। और ऐसा यूनिट जूल या किलो कैलोरी, हालांकि जूल लिखते हैं। एक किलो कैलोरी का रिलेशन इसके साथ ये है ना। व्हाट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसका मीनिंग क्या है? देखो इसका मीनिंग ये है कि देखो जैसे किसी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली उसको डायरेक्ट हीट दे दो, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। लेकिन आप नोटिस करोगे कि हीट देने के अलावा अगर हम उस पर वर्क करें तो भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे हाथ हैं, डायरेक्ट हम हीट के यानी फायर के कांटेक्ट में लगाएंगे तो ये गर्म हो जाएंगे, है ना। तो हमने क्योंकि फायर से हीट अपने हाथों को दी, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। एट द सेम टाइम जब इन्हीं हैंड्स को हम आपस में रब करते हैं तभी तो टेम्परेचर बढ़ता है। और जब हम रम कर रहे हैं तो हम उसको हीट नहीं दे रहे हैं, वी आर डूइंग द वर्क। तो इसका मतलब जो मैकेनिकल वर्क है और जो हीट है दोनों का रिजल्ट सेम है। एंड दैट सेम रिजल्ट इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी कैन बी इंक्रीज बाय गिविंग डायरेक्ट हीट टू इट और बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क ऑन इट। देखो लिखे एग्जाम्पल, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन आयरन पीस बाय हीटिंग इट और बाय बीटिंग इट विद अ हैमर। समझे ना, कोई आयरन का पीस है उसको वो बीट करके भी हम उसे गर्म कर सकते हैं। हेंस देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क। हीट की यूनिट होती है कैलोरी और वर्क की होती है जूल, और 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। तो ये आगे देखो, ये हीट है, ये वर्क है। और इससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? दिस रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फैक्टर जे नेम्ड एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और उसको ये लिख देते हैं जूल पर कैलोरी। और इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स 1 कैलोरी ऑफ हीट कैन बी प्रोड्यूस बाय डूइंग 4.186 जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क। ठीक है ना। टेम्परेचर, इसकी भी 3 डेफिनेशन बनेगी। द फैक्टर विच डिसाइड्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस और कोल्डनेस की जो फीलिंग प्रोड्यूस करेगा वो तो हीट एनर्जी होगी, सेंसेशन जो देगा। बट डिग्री यानी कितनी हॉट या कितनी कोल्ड है वो टेम्परेचर बताएगा। दूसरी डेफिनेशन, टेम्परेचर इज अ फैक्टर विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, है ना। टेम्परेचर तो डिसाइड करता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है दो बॉडीज के बीच में, तो वो किधर से किधर होता है? हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। और टेम्परेचर देखो कहाँ से, कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यू नो दैट कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो हम कह देंगे साहब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो इसको नाम करते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या है? जैसे सेल्सियस स्केल है, इसमें कुछ नहीं करना आपने। इसका लोअर फिक्स पॉइंट जो आइस पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, अपर फिक्स पॉइंट स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर है। फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर पॉइंट आइस पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट है, स्टीम पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट है ना। इसमें आपने करना कोई कुछ नहीं, ये कैसे बने क्यों बने ये कौन पूछ रहा है तुम्हारे से? नहीं तुम्हें करना, तुम्हें तो ये मालूम करना किन किन स्केल पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पर जो कैल्विन स्केल है, लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 कैल्विन है, अपर पे 373.15। ठीक है। और भी इसको हम जो कंसिडर करते हैं वो 273 ले लेते हैं, 0.15 हटा देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और इस स्केल भी जो टेम्परेचर होता है उसको नाम करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब जैसे रिलेशन निकालना दो स्केल के बीच में, तो के और सी के बीच में तो डायरेक्ट है ही है। अब सी और एफ के बीच में रिलेशन निकालने के लिए ना ये आप फॉर्मूला याद रखो, टेम्परेचर ऑन ए स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल, आगे वही सेम। अब जैसे मुझे सी और एफ के बीच रिलेशन निकालना, तो टेम्परेचर सी स्केल पे टी सी लोअर 0 हो गया, अपर 100 माइनस 0, टी एफ माइनस 32, 212 माइनस 32, टी सी अपॉन 100, टी एफ माइनस 32 अपॉन 80, ये रिलेशन है। यहाँ पर सी रख दोगे एफ आ जाएगा, एफ रख दोगे सी आ जाएगा। अब देखो ना, इफ ए टेम्परेचर इज 212 फ़ारेनहाइट, फाइंड आउट सी, ये आ गया टी सी अपॉन 5 इतना, क्योंकि टी एफ की जगह 212 रख देंगे हम, सॉल्व किया 100 आ गया। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 फाइंड्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट, ये आ जाएगा। देखो सी की जगह 37 रखो, फ़ारेनहाइट निकाल दो।
ये आ जाएगा। एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल, मान लिया वो टेम्परेचर एक्स है तो सी की जगह भी एक्स रखो, एफ की जगह भी एक्स, ही -40 आ जाएगा। बाकी तो कैलकुलेशन है जिसको तुम कर ही लोगे, ठीक है ना। के और एफ के बीच रिलेशन निकालना, वही देखो टी के -273 लोअर पॉइंट, अपर माइनस लोअर, टी एफ -32 सॉल्व करोगे इसे तो टी के -273.5 ये आ जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया उन्होंने कि थर्मोमीटर इज रॉन्गली कैलिब्रेटेड, इट मेजर्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस -10 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठीक। इट रीड्स 60 डिग्री सेल्सियस इन प्लेस ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन दिस स्केल, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो है इस पर यानी लोअर फिक्स पॉइंट -10 है। अब आप नोटिस करो, देखो जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, टेम्परेचर ऑन रोम -LFP, लोअर फिक्स पॉइंट अपर माइनस लोअर, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट लोअर। रोम थर्मामीटर पे हमने 60 मेजर किया, लोअर फिक्स पॉइंट है -10, अपर हमें निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकालना ना, लोअर फिक्स -10, 50 इसका टेम्परेचर था, लोअर 0 है क्योंकि ये एक्चुअल सेल्सियस वाला है, 100 - 0 सॉल्व कर लो 130 आ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होगा इस पर 130 आ जाएगा, ऐसे ही है। और 40 थर्मोमीटर हैज़ लोअर फिक्स पॉइंट एट 5 डिग्री, अपर फिक्स पॉइंट 95, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय 60 डिग्री, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, 60 -5 95 -5 है ना, 5 लोअर हो गया, 95 अपर हो गया, TC -0 ये है, सॉल्व करते रहो, ये आ जाना। बाकी तो कैलकुलेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो आप कभी भी कर सकते हो अपने आप से। मेन तो ये कि बात समझो, तो वो जो फार्मूला था ना, टेम्परेचर ऑन स्केल -LFP अपॉन UFP -LFP, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि बाकी जैसे तुमने रिलेशन निकाले C/5 T -32/9, इससे तो तुम केवल C और F के बीच रिलेशन निकाल सकते हो, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर मान लिया स्केल बदल के वो दे न्यूमेरिकल में, फिर कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है थर्मल एक्सपेंशन, फिनोमिनन ऑफ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस है, ऑन हीटिंग इट नेम्ड एज थर्मल एक्सपेंशन। इसका कॉज क्या है और हमें उसे समझाना पोटेंशियल एनर्जी एंटर मोलिकुलर फोर्स कर्व से। देखो अगर मैं सिंपल समझाऊँ तो आपको कहूँगा मैं एक सॉलिड बॉडी है जिसमें मॉलिक्यूल्स का बीच का सेपरेशन ये है, मैं गर्म करूँगा इनकी एनर्जी बढ़ेगी, सेपरेशन बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस इनका साइज बढ़ेगा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट जो है मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो ऑब्वियस है साइज बड़ा हो जाएगा। बट वो कह रहे इससे नहीं समझा, वैसे आप पोटेंशियल एनर्जी कर्व से समझा, ये रहा देखो पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अब आप देखो ये कर्व आपका बिल्कुल यू शेप नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ये है सिमेट्रिक है, इधर ऐसे इधर फैल गया। एक मॉलिक्यूल तो इस लाइन पर ले रहा हूँ मैं, और एक मॉलिक्यूल देखो ये वाइब्रेट कर रहा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर वो AB लाइन पर वाइब्रेट कर रहा था, तो इससे जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या A से लो या B से, नहीं मिड पॉइंट M से लो, ये रहा। अब आप इसे गर्म करोगे तो इसके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है बड़ा हो जाएगा, A1 B1 लाइन में करेगा, मिड पॉइंट N होगा, लेकिन ये मिड पॉइंट M के ठीक ऊपर नहीं आने का, रीज़न है असिमेट्रिक। फिर और गर्म करोगे और बड़ी लाइन में वाइब्रेट करेगा, ये मिड पॉइंट होगा, और ये हो जाएगा। तो आप देखो ये बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा, क्यों बढ़ रहा है, असिमेट्रिक इसका शेप है। सेम बिल्कुल ये बात मैंने यहाँ लिखी होगी, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड और हीटिंग ड्यू टू असिमेट्रिक शेप ऑफ पोटेंशियल कर्व, कंसीडर मॉलिक्यूल वाई एक्सिस, अनदर मॉलिक्यूल इज वाइब्रेटिंग इन लाइन AB, मिड पॉइंट AB का M है, तो सेपरेशन हो गया R1। अब सॉलिड को जब हीट करेंगे मॉलिक्यूल वाइब्रेट्स अलोंग लाइन A1 B1, सब दिख रहा है आपको डायग्राम में, A1 B1 में करेगा, उसका मिड पॉइंट हो गया N जो कि M के राइट साइड पर है, डिस्टेंस हो गया R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, अगर ये सिमेट्रिक होता ना तो ये N एकदम ऊपर पड़ता उसके, और ये डिस्टेंस एक ही रहता, बट ये असिमेट्रिक हो गया है ना। इन दिस वे एज वेल एज द सॉलिड इज हीटेड फर्दर, मॉलिक्यूल वाइब्रेट्स इन लाइन A2 B2 A3 B3, मिड पॉइंट्स आर PQ सच दैट डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस टू R3 R4। तो बस इन दिस वे सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू असिमेट्रिक शेप ऑफ कर्व एंड इट रिजल्ट्स, यू नो क्या, इट रिजल्ट्स द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। सीधी सी बात, खत्म भी होगी बात, ठीक है ना। अब एक्सपेंशन ये 3 तरह के हैं,